दूसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसमें हम लोग पहले समझेंगे कि स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब हम किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो उस वस्तु को ऊपर उठाने में हम लोग को कार्य करना पड़ता है। क्यों कार्य करना पड़ता है? क्योंकि नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको खींच रहा है, तो हम ऊपर उठा रहे हैं, यानी उस बल के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य जो है उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आप एक गेंद को उठाए हो और छत के ऊपर रख दिए, ठीक है, ये जमीन तल है, ये गेंद जो है उसको हमने छत के ऊपर रख दिया, तो इसमें इसको ऊपर उठाने में जो कार्य किए हैं वो किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, तो पी से लिख दी। ठीक है, अब इस गेंद को अगर हम छोड़ देते हैं, गिराते हैं, तो क्या होगा? उसमें गति आ जाएगी। और आपको मालूम है कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो यही स्थितिज ऊर्जा जो है अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है। मान लीजिए गेंद गिर रहा है और इस स्थिति में ये कोई ए बिंदु है, ठीक है, तो इसमें इस स्थिति में वस्तु में स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। तो अगर यहाँ पर दोनों हैं, गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, तो इस स्थिति में इसके पास दोनों ऊर्जाएं हैं, गति भी कर रहा है और स्थितिज ऊर्जा भी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये हाइट है इतना, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आप लोग जानते हो, mgh होता है। गतिज ऊर्जा भी जानते हो आप लोग, mv² होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में h रहता है, यानी ऊंचाई है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा है। तो अभी गेंद तो ऊंचा है जमीन तल से, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी है। ठीक है, अब अगर मान लो स्थितिज ऊर्जा 100 है तो क्या होगा? अगर गतिज ऊर्जा उसकी 20 है तो स्थितिज ऊर्जा 80 होगी। ठीक है, और एक स्थिति लेते हैं, मान लो बी बिंदु पर पहुंच गया, गेंद गिरते गिरते बी बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, इसमें स्थितिज गतिज ऊर्जा अगर 40 हो गई, गति उसका वेग बढ़ रहा है, नीचे गिरता है कोई वस्तु तो वेग बढ़ता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। मान लेते गतिज ऊर्जा 40 हो गई, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी रहेगी? 60। क्यों? क्योंकि दोनों ऊर्जाओं का योग जो है हर बिंदु पर नियत रहता है। दोनों ऊर्जाओं का योग हर बिंदु पर नियत रहता है। अब नीचे की स्थिति देखते हैं, अब गिरने की स्थिति में देखिए, गिर रहा है एकदम यहाँ पर जमीन तल से टच कर रहा है, तो इस समय उसका वेग अधिकतम हो जाता है। वेग अधिकतम मतलब आपको मालूम है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? अधिकतम। और गतिज ऊर्जा इस समय 100 हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, और स्थितिज ऊर्जा यहाँ 0 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जमीन तल से उसका कोई ऊंचाई है नहीं, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन इस बिंदु पर भी देखिए दोनों का योग कितना है? 100, जो 100 यहाँ था। ठीक है, तो हर बिंदु पर दोनों का योग जो है वो नियत रहता है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र में ये कैसे होगा। मान लेते हैं O बिंदु है यहाँ पर और +q आवेश रखा है O बिंदु पर, तो ये जो +q आवेश है इसको स्रोत आवेश बोलते हैं। ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र निर्मित कर लेता है। ठीक है, यहाँ पर A बिंदु है, यहाँ एक परीक्षण आवेश रखा है Q0। तो देखिए परीक्षण आवेश पर ये जो स्रोत आवेश है, ये कौन सा आवेश है? स्रोत आवेश। ठीक है, ये परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाकर उसको उधर धक्का दे रहा है, और ये जो बल है ना, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। ये सब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, और इस बल के लिए सूत्र हम लोग कूलम के नियम से देते हैं। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत बल लगा रहा है, इस बल की दिशा कहाँ पर है? इस दिशा में, यहाँ से यहाँ उसको धक्का दे रहा है, मतलब ये बल इस दिशा में लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस बल के विरुद्ध इस Q0 को, परीक्षण आवेश को इस दिशा में लेकर आएंगे। ठीक है, कि इस Q0 को प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस दिशा में लेकर आएंगे। ठीक है, और मान लो हम B बिंदु तक लेकर आते हैं, बल इधर लग रहा है ना, धक्का पड़ रहा है, हम एक बाह्य बल लगा रहे हैं और जबरदस्ती इसको इधर ला रहे हैं। इसका मतलब हम लोग को इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये जो बल है जो हम बाहर से लगा रहे हैं, मान लेते हैं ये क्या है, एफ एक्सटर्नल लिखा हुआ है, बाह्य बल, एक्सटर्नल यानी बाह्य बल। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस दिशा में, ठीक है। किस तरफ रहेगी, इस दिशा में। यहाँ से यहाँ तक ले आने में हम लोग को कुछ कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य इस बिंदु पर जो परीक्षण आवेश है इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में वह कार्य संचित हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए ये जो दोनों बल हैं, इन दोनों बल की दिशा जो है ऑपोजिट है ना, विपरीत है, लेकिन ये दोनों बल जो हैं आपस में बराबर हैं। एफ ई जो है किसके बराबर है, एफ एक्सटर्नल के, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक ला के जो इस Q0 को छोड़ दिए, तो अब क्या होगा, इधर चले जाएगा वो। तो क्या हो रहा है, इसके पास अब स्थितिज ऊर्जा थी, है ना, जो हमने कार्य किया इधर से इधर लाने में, इसके विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध, वो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। अब इसको अगर यहाँ छोड़ देते हैं हम, तो क्या होगा, ये Q0 आवेश इधर भागने लगेगा, और इसमें जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई थी अब इसमें गति आ गया, तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगी, वही स्थितिज ऊर्जा, जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी, ठीक है। और उसकी दिशा इधर ही रहेगी क्योंकि ये प्रतिकर्षण बल इसको उधर धक्का दे रहा है। तो ये जो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होगा हर एक बिंदु पर क्या रहेगा, नियत रहेगा। जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में देखा था, तो विद्युत क्षेत्र में भी यहाँ पर भी ये जो स्थितिज ऊर्जा अब संचित हो गई थी, अब इसको छोड़ते ही वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी, और हर एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो होगा वो नियत रहेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कितना कार्य किया है, कहाँ से कहाँ, इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में। कार्य को आप जानते हो किससे लिखते हैं, W से, ठीक है। कार्य को किससे लिखते हैं, W से। अब देखिए हम पूरे कार्य को एक साथ गणना नहीं करेंगे, यहाँ पर अल्प विस्थापन, यहाँ से यहाँ पहले थोड़ा अल्प विस्थापित किए, मान लीजिए dr विस्थापित किए, फिर उसके लिए dw कार्य करना पड़ा, ठीक है, कार्य dw कार्य करना पड़ा। तो हम क्या करेंगे, वो सारे कार्यों को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो छोटे छोटे अल्प कार्य हैं उनको हम जोड़ेंगे। किस विधि से, इंटीग्रेशन, मतलब सबको हम समाकलित करेंगे और क्या निकालेंगे, कुल कार्य। तो देखिए कुल कार्य कैसे लिखेंगे, ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में, ये हुआ ए से बी, ठीक है, ए से बी तक समाकलित करेंगे, और बाह्य बल द्वारा कार्य किया जा रहा है एफ एक्सटर्नल और डॉट dr। ये एफ और dr क्यों आया, देखिए आपको मालूम है बल बराबर क्या होता है, बल का सूत्र क्या है, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो ये कार्य हो गया, ये बल हो गया, विस्थापन हो गया। अब देखिए एफ एक्सटर्नल जो है ये किसके बराबर है, एफ ई के, लेकिन साइन माइनस है, तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस को बाहर लिख लेते हैं पहले ही, ए बी एफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ये स्टेप क्लियर होगा। एफ एक्सटर्नल की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस एफ ई, माइनस को बाहर लिख दिए, एफ ई डी आर। अब देखिए कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उसकी अगर तीव्रता E है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो E है, ये विद्युत क्षेत्र, इसकी तीव्रता E। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 अगर रखा तो उस पर कितना बल लगेगा, Q0 गुणित E के बराबर कितना बल लगता है, F बराबर Q0 E, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है। यहाँ पर Fe का मान हम रख सकते हैं, क्या होता है, Q0 गुणित E, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ माइनस Q0 गुणित E गुणित
dr। अब इसमें से Q0 को बाहर कर देते हैं। तो WAB बराबर माइनस तो रहेगा ही, Q0 बाहर आ गया, A to B रहेगा, अंदर आपको क्या मिलेगा E डॉट dr। तो ये है किया गया कार्य, कुल कार्य। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने दो बिंदु लिए थे A और B, इनकी अपनी अपनी स्थितिज ऊर्जा है। जैसे Q0 इस बिंदु पे रखते हैं तो इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा Q0 में आ जाती है। ठीक है, और फिर इस बिंदु तक लाए हैं तो वही जो कार्य जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ तो वो क्या हो जाएगा, इस बिंदु पर जो स्थितिज ऊर्जा वो उसमें आ गई, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ कि नहीं, मतलब स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को यू से लिखते हैं, उसमें परिवर्तन हुआ। और यही परिवर्तन क्या है, किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए जो स्थितिज ऊर्जा में अंतर लिए हैं UB माइनस UA। अब अगर मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है अनंत पर है, ठीक है, तब क्या होगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि स्थिर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव क्या है। ठीक है, इसमें अगर ये बिंदु अनंत पे स्थित है, ऐसा मान लो कि ये जो A बिंदु है वो अनंत पर स्थित है। ठीक है, और अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा होती है, आवेश कहाँ पर स्थित है, अनंत पर, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इसको शून्य रख दें तो ये जो कार्य है, अभी हम लोग देखे थे स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ही कार्य के बराबर आया। ठीक है, तो ये अनंत पर है अगर, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ UB बचेगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, इस बिंदु पर जो भी स्थितिज ऊर्जा इस बिंदु पर है उसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम कहाँ से ला रहे हैं, आवेश को अनंत से। तो अब देखिए हमको पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव, तो ये विभव क्या है। ठीक है, इस समीकरण को, इसको 1 नंबर दे देते हैं। इस समीकरण में इसको अगर देखिए दोनों पक्षों में मैं क्या कर रही हूं, Q0 से भाग दे रही हूं। इसको भी अगर Q0 से भाग देते हैं तो ये Q0 कट जाएगा। दोनों पक्षों में हम Q0 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो Q0 कट गया, ये कट गया, ये दोनों Q0 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा, यही बचा। अब ये जो राशि है इसी को बोलते हैं स्थिर वैद्युत विभव। अब इसको और अच्छे से हम परिभाषित करेंगे। ये राशि क्या है, स्थिर वैद्युत विभव। ये क्या था, कार्य। इसमें किसका भाग दिए हो, आवेश का। ठीक है, अब देखिए इससे पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे कि एकांक आयतन, तो हम आयतन से भाग देते। कोई भी चीज के लिए हम एकांक आयतन अगर निकालते हैं, एकांक वर्ड के साथ आयतन है तो आयतन से भाग देते हैं। एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल से भाग देते हैं। इसको और सरल तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए 10 पेन का मूल्य कितना है, 50 रुपए, तो एक पेन यानी एकांक निकालना है, एक पेन, तो उस पेन के नंबर से भाग दे रहे हैं कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ हमको एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को किससे भाग देंगे, आवेश से। तो ये क्या हो जाता है, स्थिर वैद्युत विभव। अब देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे। मैं बताई थी अभी आप लोगों को कि बिंदु A कहाँ पर है, अनंत पर स्थित है, अनंत पर उसकी ऊर्जा 0 है। अब ये जो धनावेश है, ठीक है, ये अगर प्लस क्यू आप, ठीक है, प्लस रहता है आपको मालूम, यहाँ से इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं। ठीक है,
तो जितना कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत विभव। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एकांक आवेश को लाएंगे। Q0 आवेश को लाने में अभी हमने देखा कि WA भी कार्य करना पड़ता था। देखिए Q0 आवेश को लाने में, Q0 आवेश को यहाँ फिर से बनाते हैं, देखो Q0 आवेश को लाने में WA भी कार्य करना पड़ता है। तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, अभी एकांक का मैं बताई थी आप लोग को कैसा करते हैं, उससे भाग देना रहता है। तो यही जो है वो स्थिर वैद्युत विभव है। फिर से इसको समझेंगे, क्या है, एकांक धनावेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु ले लो, किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु के लिए क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युत विभव। अगर बिंदु बदल गया, कोई अन्य बिंदु पर लेके आए तो विभव भी बदल जाता है, क्योंकि किया गया कार्य बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, किए गए कार्य में हम कहाँ से ला रहे हैं, ए बिंदु कहाँ है, अनंत में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले ए से बी लाए थे, अब अनंत से ला रहे हैं, ए बिंदु को छोड़ दीजिए, अब कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से। तो इसको कैसे लिखेंगे, अनंत से बी तक। ध्यान दीजिए, किसको ला रहे हैं हम, एक कूलम आवेश को, ठीक है, एक कूलम धनावेश है, उसको अनंत से, ठीक है, बी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो विभव की परिभाषा क्या है, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से, कहां से लाना है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, ठीक है। तो जनरल में अगर हम लिखें, ठीक है, V का सूत्र, अब V के बारे में देखते हैं, विभव यानी V, ठीक है। जनरल में अगर W कार्य करना पड़ रहा है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसका सूत्र, W/Q0। तो परीक्षण आवेश ही नहीं, कोई भी आवेश हो सकता है, तो ये हो जाएगा विभव के लिए सूत्र, ठीक है। दूसरा देखते हैं इसका SI मात्रक। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक जो है, इसको यहाँ ऊपर समझ लेते हैं, इसके 3 मात्रक होंगे। कैसे, देखिए, पहला है, सूत्र लिख लेते हैं फिर से, W/Q0। दूसरा इसका निकालेंगे SI मात्रक। देखिए विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, W यानी कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल, और प्रति, ये Q है, उसका मात्रक है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम को एक और नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट, ठीक है। तो ये एक मात्रक हो गया। दूसरा, अब तीसरा मात्रक क्या होगा, देखिए कार्य का क्या है, W का एक और मात्रक, हम लोग W का मात्रक निकालें, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन गुणित विस्थापन, यानी हट रहा है मीटर, ठीक है, विस्थापित हो रहा है तो मीटर से ही होगा, न्यूटन गुणित मीटर। तो इस जूल के जगह, ये जो कार्य का मात्रक जूल था, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर प्रति कूलम, ठीक है। W के जगह हम क्या लिखेंगे, एक और मात्रक, तीसरा, न्यूटन मीटर। W के जगह लिख देंगे न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो ये तीनों मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। ये जो है V 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। अब देखिए
1 वोल्ट को भी परिभाषित कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1 जूल कार्य हो रहा है और कितना आवेश ला रहे हैं, 1 कूलाम। कहाँ से लाना है इसको, अनंत से। तो 1 वोल्ट की परिभाषा जैसे विभव की परिभाषा वैसी रहेगा, पर अब हमको नंबर लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव क्या कहलाता है, 1 वोल्ट। ठीक है, इसको भी आप परिभाषा देख लेंगे। तीसरा है विमीय सूत्र। कार्य का विमीय सूत्र आप लोगों को मालूम है, mL² T-2। ठीक है, कार्य का हो गया। आवेश का होता है AT। तो देखिए T ऊपर चला जाएगा, ये 1 है घात, यहाँ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, T की घात -3, और A भी ऊपर जाएगा तो A की घात कितना, -1। mL² T-3 और A-1, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। 4th पॉइंट है, क्योंकि देखिए कार्य अदिश राशि है, विभव भी कैसी है, विभव एक अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है, अदिश राशि। अब हम देखेंगे कि धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव क्या होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। विभव के प्रकार। पहला है धनात्मक विभव। देखिए इसकी भी परिभाषा वैसी रहेगी। यहाँ पर धन आवेश था, प्लस Q0 को इधर से इधर ला रहे हैं। अब यहाँ भी एकांक धनावेश को लाना है, एकांक। तो एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। बाह्य बल हम लगा रहे हैं। बाह्य बल द्वारा अगर कार्य करना पड़े तो ये विभव कैसा कहलाता है, धनात्मक विभव। ठीक है, देखिए जब आप ऋणात्मक विभव समझोगे तब आपको क्लियर होगा कि ये परिभाषा धनात्मक विभव का कैसे आए। दूसरा देखिए ऋणात्मक विभव, ध्यान दीजिए। यहां पर मान लो ये -Q आवेश है, ठीक है। यहां से हम एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, लेकर आते हैं। इसके विद्युत क्षेत्र में हम जैसे ही आएंगे क्या होगा, ये इसको खींचेगा इधर, क्योंकि ये धन है और ये ऋण है। तो हमको कार्य नहीं, यहाँ लाते ही हमको कार्य करने की जरूरत नहीं है। बाह्य बल द्वारा हमको कार्य करने की जरूरत नहीं है। कौन कार्य करेगा, ये इसको खींच देगा, ये इसको आकर्षित करेगा। ये माइनस है, प्लस है, आकर्षित करेगा। तो कौन कार्य करेगा, स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल, Fe। तो वैद्युत बल जो कार्य करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ध्यान दीजिए, है ना, वैद्युत बल कार्य कर रहा है, ये इसको खींच रहा है। हम अब कार्य नहीं कर रहे हैं। किसके द्वारा कार्य हो रहा है, वैद्युत बल द्वारा। तो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल द्वारा अगर कार्य किया जाता है तो इस बिंदु का विभव क्या कहलाएगा, ऋणात्मक विभव। अब हम समझेंगे कि विभवांतर को कैसे परिभाषित करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र है, +Q आवेश के कारण निर्मित हुआ है। उसमें 2 बिंदु है, मान लो A और B। तो एकांक धनावेश को A से B बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसको भी हम लोग V से लिखें, VB माइनस VA, ये भी क्या है W बटे Q0। यहाँ पर VB क्या है, B बिंदु का विभव, VA क्या है, A बिंदु का विभव। तो ये भी कैसी राशि है, विभव भी अदिश राशि है। इसका भी मात्रक क्या होगा, 1 वोल्ट। लेकिन अंतर देखिए क्या है ना, ये भी 1 वोल्ट बराबर, सेम ऐसे ही लिखेंगे 1 जूल, जैसे विभव में लिखे थे। ठीक है, 1 जूल बटे 1 कूलम, जैसे विभव में लिखे थे, इसमें भी वैसे लिखेंगे, सेम मात्रक है इसीलिए। लेकिन विभवांतर में 1 वोल्ट जब परिभाषित करेंगे तो वो क्या होगा, विभव का जो 1 वोल्ट है उससे अलग होगा। विभव में हम अनंत से लेकर आते हैं एकांक धनावेश को। यहाँ पर 1 वोल्ट की परिभाषा कैसे देंगे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो एकांक धनावेश जो है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 कूलम आवेश। विभवांतर की परिभाषा ये हो गई। अब अगर 1 वोल्ट की परिभाषा विभवांतर में देना है ना, तो 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना, मतलब कितना, 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। इसमें भी विमीय सूत्र वही होगा जो विभव का है। ठीक है, तो कार्य का विमीय सूत्र हम लोग देख चुके हैं, mL² t-2। देखिए यहाँ भी वही आ रहा है, a t, ये t ऊपर चला जाएगा, तो mL² t-3 a-1, इसका भी क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र mL² t-3 a-1। मतलब दोनों का मात्रक भी बराबर है, विमीय सूत्र बराबर है, दोनों ही आदिश राशियां हैं। दोनों की परिभाषा में अंतर एकदम अच्छे से जान लीजिए। विभव में अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं एकांक धनावेश को। ठीक है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में ही 2 बिंदु हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाना पड़ेगा, तो वो जो कार्य होगा वो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हो उष्मा और ताप के बारे में। अगर किसी वस्तु को हम उष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसका ताप बढ़ता है। वैसे ही अगर कोई बर्तन है उसमें थोड़ा सा पानी है और अगर आप पानी डालते हो तो उसका जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए 2 हैं बर्तन, है ना, इसमें पानी अधिक है, इसका तल अधिक है, इसमें पानी कम है। वैसे ही अगर 2 चालक लेते हैं, इसका विभव मान लेते हैं अधिक है ना, ध्यान दीजिए इसका विभव क्या है, कम है, ये दोनों चालक हैं। अब इसमें जैसे इसमें पानी और भरते हैं तो इसका तल बढ़ता है, वैसे ही इसको अगर धनावेश और दे दें तो इसका विभव क्या हो जाएगा, और बढ़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर पाइप से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, जो जल है वो अधिक वाले तल, जो बर्तन है ना, जो अधिक है जिसमें, वहां से जल का प्रवाह
कहाँ तक जाएगा, नीचे वाले तल दूसरे बर्तन में, और तब तक ये जल प्रवाह होगा जब तक कि दोनों का तल समान नहीं हो जाता। वैसा ही है, अगर हम अधिक विभव वाला और एक कम विभव वाला दो चालक लिए हैं, दोनों को अगर मान लो कोई तार से कनेक्ट कर दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो जो आवेश का प्रवाह, जैसे यहाँ जल का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, वैसे ही आवेश का प्रवाह अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए जो इसका भौतिक अर्थ है वो इससे निकलेगा, किसी चालक का विभव उसकी विद्युतीय अवस्था है जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। यदि उसे अन्य चालक के साथ हम विद्युतीय संपर्क में, दोनों को संपर्क है ना, कांटेक्ट कर दी। अब देखिए यहाँ पर विभव अगर इसका अधिक है और इसका कम है तो आवेश प्रवाह की दिशा हमें पता चल जा रहा है इससे। तो वही चीज है, यहाँ क्या लिखा है, जिस पर आवेश प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। आवेश प्रवाह की दिशा अब कैसी होगी, 2 से 1, इस अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो ऋणावेशित चालक से धनावेशित चालक की ओर होता है, और ऋणावेशित चालक का विभव तो कम होगा। ठीक है, जैसे ये ऋणावेशित चालक है और ये धनावेशित चालक है, तो ऋणावेशित चालक का विभव कम होता है और धनावेशित चालक का विभव अधिक होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है, हमेशा कम विभव वाले चालक से अधिक विभव वाले चालक की ओर होता है। और जैसे हमको मालूम है इन दोनों को हमने तार से जोड़ दिया, तो विद्युत का प्रवाह क्या होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, लेकिन जो प्रचलित परिपाटी है उसमें ध्यान दीजिए आप, उसमें क्या बोला जाता है कि विद्युत धारा का जो प्रवाह की दिशा होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह उसके उल्टा दिशा में होता है, उसके विपरीत दिशा में होता है। किसी भी स्थान की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल की ऊंचाई को मानक मानकर यानी शून्य मानकर हम ज्ञात करते हैं कि फलाना स्थान समुद्र तल से इतना ऊंचा है या समुद्र तल से इतना गहरा है। तो समुद्र तल को हम शून्य मानते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि समुद्र में आप कितना भी पानी डाल दो या उससे कितना भी पानी निकाल लो, उसके जल स्तर में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। वैसे ही किसी भी वस्तु का अगर विभव निकालना है तो उस हम क्या करते हैं, पृथ्वी के विभव को मानक यानी शून्य मानकर उस वस्तु का विभव ज्ञात करते हैं। तो पृथ्वी के विभव को ही हम शून्य क्यों मानते हैं? क्योंकि पृथ्वी की धारिता इतनी अधिक होती है कि उसमें से आप अगर थोड़ा सा आवेश ले ले या उसको आवेश दे दे, कितना भी आवेश दो या कितना भी आवेश उससे निकालो, उसके विभव में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे कोई धनावेशित वस्तु है ना, किसी में अगर धनावेश है तो हम क्या बोलते हैं, उसका विभव धनात्मक होता है, मतलब पृथ्वी के विभव से अधिक होता है। अगर कोई वस्तु में ऋणावेश है तो उसके विभव को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक विभव, और वो क्या होगा, शून्य से कम होता है तो हम ऋणात्मक विभव बोलते हैं, यानी पृथ्वी के विभव से कम। अब देखिए मान लीजिए कोई धनावेशित पदार्थ है, ये कोई पदार्थ है, आपको मालूम है धनावेशित कैसे बना है, पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब इसको अगर आप पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका विभव शून्य हो जाता है। क्यों? देखिए पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस धनावेशित इस पदार्थ में चले जाते हैं और इसको क्या कर देते हैं, उदासीन बना देते हैं, और इसका विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब जैसे ऋणावेशित कोई है, बोला कोई भी पदार्थ देख लीजिए ऋणावेशित है, इसको अगर पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका भी विभव शून्य हो जाता है।
ठीक है, क्या शून्य हो जाता है? विभव शून्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ चले जाते हैं? पृथ्वी में चले जाते हैं। ठीक है, और ये चालक जो है यहाँ पर आवेश रहित हो जाता है और इसका विभव क्या हो जाता है? शून्य।